बंधुओं, आज संवाद कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं, यह मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, तो आपको क्या समझाऊं। चलिए फिर भी संवाद प्रारंभ करता हूं। एक आदमी थे जिनका नाम था असरारुल हक खान। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, पर डॉक्टरी नहीं की और कलम पकड़कर अपना नया नाम मजरूह रखा। मजरूह का मतलब घायल भी होता है। सचमुच इस मजरूह ने अपने शब्दों से पूरे भारत को कई बार घायल किया, पर इनका भारत को घायल करने का तरीका लोगों को बाहरी या शारीरिक रूप से घायल करना नहीं था। ये जनाब तो सिर्फ आपकी रूह को घायल करते थे, एकदम हृदय के अंदर तक, आपके रोम रोम तक, आपके रूह तक इनकी बात पहुंचती थी। और इस तरह ये आपके शरीर को नहीं, आपके तन को नहीं, बल्कि आपके मन को, आपकी आत्मा को घायल करते थे। ये मजरूह भाई, जिनकी आवाज़ को हुकूमत के खिलाफ बगावत माना जाता था, इन्हें जेल में भी डाला गया। इनके साथ बलराज साहनी भी जेल गए। दोनों ने माफ़ी के बदले रिहाई के सरकारी प्रस्ताव को मना कर दिया। अब तो आप समझ गए होंगे जिन मजरूह भाई की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उनको आप सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं। वे इनकलाबी शायर थे। महान गायक कुंदनलाल सहगल ने मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे को गहरी शिद्दत के साथ आवाज़ दी। यह गीत सहगल के रूह के करीब था। सहगल जी ने कई बार कहा भी था कि इस नगमे को उनके जनाजे पे जरूर बजाया जाए। आज इस गीत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोरोना महामारी ने भारत के कई उन लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है, कई उन लोगों को पूरी तरह उजाड़ दिया है, कई उन लोगों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, जो रात दिन सिर्फ अपने परिवार और अपने पेट के लिए घर, गांव, देहात छोड़कर भारत निर्माण, देश निर्माण के लिए लगे रहे। सड़क, मकान, पुल, कारखाने, सब कुछ इन्हीं मजदूरों की बदौलत चलते हैं। पर जैसे ही सिर्फ रोटी, सिर्फ पेट भर रोटी, इस बात को मैं 3 बार दोहरा कर कह रहा हूँ कि जैसे ही सिर्फ पेट भर रोटी की बात आई, वैसे ही भारत की सरकार, भारत के अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और उन सभी करोड़पति जिनका बैंक बैलेंस आज भी करोड़ों रुपयों में होगा, वे सब के सब चुप होकर के बैठ गए। इन मजदूरों के लिए आवाज़ लगाने वाला कोई नहीं था, इन मजदूरों के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। सरकार चुप हो गई, अमीर चुप हो गए, समाज को पुलिस के बल पर चुप करा दिया गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद करा दिए गए ताकि मजदूरों के पक्ष में कोई बोल नहीं पाए। और तब मजदूर सिर्फ पेट भर रोटी नहीं मिल पाने के कारण, अब बार बार सुने, सिर्फ पेट भर रोटी नहीं मिल पाने के कारण गर्मी की चिलचिलाती धूप में मजदूर अपनी पत्नी, बूढ़े माँ बाप और दूध मुँहे बच्चे को गोद में लिए 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र पैदल तय करके अपने गांव जाने के लिए बाध्य हो गया। दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब या अन्य जगहों से पैदल, रिक्शा, साइकिल, ट्रक आदि में जैसे भी बन पड़ा, हर मजदूर अपने गांव जाने के लिए बाध्य कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति हर मजदूर के सामने खड़ी कर दी गई कि मजदूर को बाध्य होकर के अपने गांव जाना ही पड़ा। सड़क हादसे भी हो रहे हैं, मजदूर घायल हो रहे हैं। हाल ही में यूपी और औरैया में बिहार, झारखंड लौट रहे मजदूरों की भरी ट्रक टकरा गई और 25 मजदूरों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास ट्रेन की चपेट में आने से 16 मजदूर कटकर मर गए। घर लौटने का साधन नहीं मिलने के कारण ये मजदूर रेलवे ट्रैक के रास्ते अपने गांव की तरफ चल पड़े थे और थकान के कारण रेल की पटरी पर ही सो गए थे।
यह तो कुछ हृदय विदारक घटनाएं हैं, पर ऐसी हजारों लाखों में भूखे रहने की, भूखे सोने की, दूधमुहे बच्चे को दूध नहीं दे पाने की लाखों घटनाएं ऐसी होंगी जो निर्भीक पत्रकार नहीं दे पा रहे होंगे। लाखों मजदूरों के पैदल चलते पाँव में छाले पड़ गए होंगे। जरा कल्पना करें, छोटे बच्चों के पैरों में भी पैदल चलने से छाले पड़े होंगे। जरा सोचें, ऐसा ही आपके बच्चों के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। कई विचलित करती तस्वीरों को आपने भी देखा होगा। मुझे दिल्ली में फंसे बिहार के राम पुकार की तस्वीर ने विचलित किया। बच्चे को ट्रॉली बैग पर ले जा रही माँ की तस्वीर ने भी मुझे झकझोरा। पैदल चलती माताओं की तस्वीर जिसमें कई महिलाओं के गोद में बच्चा है और सिर पर भरा हुआ बोरा, इस तरह की अनेक तस्वीरों ने मुझे अंदर तक घायल किया। कहा जाता है कि भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों में बहुत से करोड़पति रहते हैं, पर कोई भी करोड़पति मजदूर के पक्ष में बोलने नहीं आया। एक करोड़पति भी मजदूर की तरफ से खड़ा नहीं है। महात्मा गांधी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब कई करोड़पति गांधी जी के साथ थे, पर आज कोई भी करोड़पति मजदूरों के साथ नहीं है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सब चुप हैं। सभी हीरो हीरोइन चुप हैं। समाज चुप है। चुप्पी कौन तोड़ेगा? चुप्पी कौन तोड़ेगा? सुनने में आया है कि सरकार ने 21 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। सुनने में आया है कि सरकार ने 21 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है, पर यह तो सबको पता है कि इस तरह के रुपए सिर्फ लोन के रुपए होते हैं। इस तरह के रुपए सिर्फ लोन के रुपए होते हैं जिनसे करोड़पतियों का खजाना गरीबों के नाम पे भरा जाता है। असल में गरीब को 1000 या 2000 रुपया दे दिया जाता है, जैसे बच्चों को लेमन जूस देकर फुसला लिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही गरीब को लेमन जूस बांटकर चुप करा दिया जाता है और बाकी गरीब के नाम पर सारा रुपया सरकार से जुड़े लोगों के खजाने में जमा हो जाता है। मेरा स्पष्ट मत है कि आज भी भारत सरकार के एफसीआई के सारे गोदाम अनाज से भरे पड़े होंगे। अगर इन गोदामों से अनाज बांटा गया होता तो गरीबों का, मजदूरों का यह पलायन नहीं होता। पर एफसीआई के गोदामों का मुंह कितना खोला गया, कितना नहीं, यह तो सरकार ही बेहतर जानती है। हाँ, यह मुझे ज़रूर लगता है कि अगर गरीब को 2 वक्त भूखे पेट को शांत करने के लिए भोजन मिल जाता तो भारत में मजदूरों का पलायन नहीं होता। सिर्फ 2 वक्त का भोजन मिल जाता तो मजदूरों का पलायन नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड में कोरोना महामारी से बहुत लोग मरे हैं, पर क्या उन देशों में मजदूरों के पलायन की खबर आई है? अमेरिका, इंग्लैंड में कितने मजदूर पलायन कर रहे हैं? इसलिए सरकार को यह समझना चाहिए कि भारत के मजदूर और किसान आज भी बदहाल व्यवस्था में हैं। मजदूरों का पलायन भारत की अर्थव्यवस्था का पोल खोल देता है और जो सरकारें आंख बंद करके सो रही हैं, उन्हें अपनी आंखों की पट्टी खोलकर किसान, मजदूर और गरीब के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। आप ध्यान से सुने, जो सरकारें रुपए के बल पर, रुपए के लिए और रुपए के द्वारा चलाई जाती है, वह स्थिति अमेरिका और इंग्लैंड के पूंजीवादी व्यवस्था में तो ठीक लगती है, पर भारत के समाजवादी व्यवस्था के लिए रुपए की सरकार, रुपए के द्वारा चलाई जा रही सरकार और रुपए के लिए चलाई जा रही सरकार, यह तरीका तो गरीबों, मजदूरों और किसानों को मुंह चिढ़ाता जैसा प्रतीत होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि भारत की सरकार करोड़पतियों की, करोड़पतियों के लिए और करोड़पतियों के द्वारा चलाई जा रही सरकार है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि भारत की सरकार करोड़पतियों की, करोड़पतियों के लिए, करोड़पतियों के द्वारा चलाई जा रही सरकार है? हो सकता है यह सरकार आपके पसंद के दल की सरकार हो
हो सकता है यह आपके पसंद की पार्टी की सरकार हो, पर याद रहे आपके पार्टी या आपके दल में जो करोड़पति या लाखपति हैं, यह सरकार उनकी ही सुनती है। आप किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, अगर आपके जेब में रुपया नहीं है तो एक गरीब की किसी भी दल, किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। आप किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी सरकार में हो, आप रुपए की थैली लेकर जाएं तो आपका काम जरूर होगा, पर आपके पास रुपए की थैली नहीं है तो आपका काम नहीं होगा और आप अपना चप्पल घिसते रह जाएंगे। आपके काम के लिए मना कोई नहीं करेगा, आपके काम के लिए मना कोई नहीं करेगा। सब नेता को वोट लेना होता है, इसलिए सब के सब नेता लेमन चुसवा मुस्कान देने में एक्सपर्ट होते हैं। सब के सब नेता लेमन चुसवा मुस्कान देने में एक्सपर्ट होते हैं। मुस्कान खूब मिलेगा लेकिन काम थैली के बिना नहीं होगा। मुस्कान खूब मिलेगा लेकिन काम रुपए के थैली के बगैर नहीं होगा। जरा सोचें, लॉकडाउन में गुरुग्राम से साइकिल पर दिव्यांग पिता को बिठाकर 1200 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर दरभंगा लाने वाली 15 वर्षीय ज्योति के हिम्मत, हौसले, बहादुरी की चर्चा अमेरिका में ट्रंप की बेटी इवांका तक पहुंच गई है। इवांका ने ज्योति की बहादुरी को सलाम किया है, पर यह सोचें कि ज्योति की तारीफ तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, पर क्या यही तस्वीर भारत के सरकार की विफलता की पोल नहीं खोलती? क्या ज्योति की कहानी भारत के सरकार की असफलता की कहानी नहीं है? जिस ज्योति की कहानी, जिस पैदल चलते मजदूरों की कहानी पूरी दुनिया के किसी भी आँखों से या कानों से गुजरेगी, वही आँख, वही कान, चाहे वो कोई भी हो, देशी या विदेशी, कोई भी हो, दुनिया का हर आदमी जो भारत में पैदल चलते मजदूरों की कहानी सुनेगा, उसे भारत सरकार की असफलता पर दुख होगा। भारत में किसानों, मजदूरों और गरीबों के हालात पर दुख होगा। यह भारत के सरकार की और भारत के अर्थव्यवस्था की असफलता की कहानी है। मजरूह सुल्तानपुरी का ही एक गीत है, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इसी गीत के लिए उन्हें 1965 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मैं इस गीत की चर्चा यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी पूरे भारत में जितने ऐसे लोग हैं जो भारत को, अपने गांव को, अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा को उतना ही चाहते हैं जितना इस गीत के बोल हैं। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। उन सब से मेरी यही विनती है कि आप सब घायल भारत के दर्द को, घायल भारत में पैदल चलते हुए मजदूर के पाँव के छाले को, उसके बीवी बच्चों को, उसके हर दुख दर्द को समझें और उस गरीब के आँखों के आंसू पोंछने के लिए जो भी करना जरूरी है वह जरूर करें। मैं अपने संवाद में क्या करना और कैसे करना है यह भी आगे बताऊंगा, पर उसके लिए मेरे आने वाले संवादों का इंतज़ार करें। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। यह गीत दुखी भारत की आवाज़ है, पर पैदल चलते मजदूरों वाले भारत के दिल में एक हौसला भी है। पर पैदल चलते मजदूरों वाले भारत के दिल में एक हौसला भी है, जीवन के जंग से जूझने का हौसला, जीवन के जंग से जूझने का हौसला। यह कोई मामूली बात नहीं है। पूरे परिवार, बीवी बच्चों के साथ 1000 किलोमीटर पैदल चलने का हौसला रखने वाले मजदूर, किसान और गरीब अगर एक बार फिर से जाग गए तो भारत की किस्मत पलट सकती। सचमुच मुझे यह कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि अगर भारत के गरीब, मजदूर, किसान और महिलाएं एक बार फिर से खड़े हो जाएं, एक बार फिर से जाग जाएं, तो भारत की किस्मत जरूर पलट सकती है।
यह मेरा हौसला भी है और यह स्पष्ट रूप से मुझे दिखता भी है। 1947 से लेकर आज तक के सरकारों के दम से आज का गरीब भारत खड़ा नहीं हो पाया है और यह लगता है कि अब भारत को खड़ा करना सरकारों के बस की बात है भी नहीं। 1947 से लेकर आज तक की सरकारें देश के गरीब किसानों मज़दूरों का भला नहीं कर पाई हैं। इसलिए अब खुद ही किसानों मज़दूरों महिलाओं को मिलकर एकजुट होकर अपने भाग्य का निर्माण करना होगा। 15 साल की लड़की ज्योति जब 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने दिव्यांग पिता की देखभाल करते हुए उन्हें दरभंगा तक पहुंचा सकती है, तो यह काम आप, हम और समाज के हर जाति हर धर्म के लोग मिलकर क्यों नहीं एक नए देश का निर्माण करें, जहां कोई गरीब, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई महिला को गरीबी और दुख की यह जिंदगी जीनी ही नहीं पड़े। आज फिर से एक नए भारत के निर्माण की ज़रूरत दिख रही है। बिना नव निर्माण अब भारत को उठना संभव ही नहीं लगता है। यह भारत अपने अमीरों को प्यार करता है। यह भारत अमीरों का था, यह भारत अमीरों का है, यह भारत अमीरों का रहेगा। जो अमीर हैं वो सब अपने ही खून हैं, अपने ही नाते रिश्ते हैं। हम सबको किसी अमीर से कोई शिकायत नहीं, किसी हीरो हीरोइन से कोई शिकायत नहीं। पर सवाल यह है कि क्या यही भारत अपने गरीबों के लिए कब खड़ा होगा? यही भारत अपने गरीबों का पक्ष कब लेगा? यही भारत अपने गरीबों की धरती कब बनेगा? यही भारत कब अपने गरीबों के नौकरी, पढ़ाई, दवाई, खेत, पानी, मजदूरी की कब चिंता करेगा? इसलिए आज का भारत घायल है। पैदल चल रहे पाँव के छाले से, सड़क गरीब के खून से लथपथ है। यह भारत में गरीबों को भी अगर जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिला, तो अब इस भारत को गरीबों का भारत, गरीबों के लिए भारत और गरीबों के द्वारा एक नया भारत बनाना पड़ेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हर मजदूर, हर गरीब, हर किसान, हर महिला मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने। अब यह भारत गरीबों का भारत बनेगा। अब यह भारत गरीबों का भारत बनेगा, गरीबों के लिए बनेगा और गरीबों के द्वारा ही बनेगा। इसलिए आप सब गरीब भाई बहन, महिला, मजदूर, किसान, छात्र सब एक हों। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जिस भयंकर दर्द से देश का गरीब उबल रहा है, वैसे ही पलायन के भयंकर दर्द से 1947 में देश की लाखों जनता परेशान हो चुकी थी। तब महात्मा गांधी जी लोगों के जख्मों पर मलहम लगाने का काम कर रहे थे। इसी तरह से 1974 में जब देश आपातकाल और तानाशाही का दर्द झेल रहा था, तब जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार से नव निर्माण आंदोलन का प्रारंभ किया था और छात्रों को एक नई दिशा दी थी। छात्र संघर्ष समिति का बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ विधानसभा के सामने बड़ी संख्या में जुटान हुआ था। सरकार ने 12 मार्च 1974 को बेतिया में और 18 मार्च को पटना में प्रदर्शन पर गोलियां चलवाई थीं। 18 मार्च के बाद छात्र नेताओं को आगे की दिशा क्या हो, यह स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। यही वह दौर था जब जयप्रकाश जी ने अपना चमत्कार दिखाया था। यही वह दौर था जब जयप्रकाश जी ने अपना चमत्कार दिखाया था। वे अकेले निकले और यह तो आप जानते ही हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप सच मानिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 8 अप्रैल 1974 को मौन जुलूस का नेतृत्व करते हुए जयप्रकाश जी कुछ 100 लोगों के साथ सड़क पर उतरे थे। जयप्रकाश जी के सड़क पर उतरते ही
पटना की साधारण जनता भी उनसे जुड़ती चली गई और अंत में यह 100 लोगों की संख्या करीब हजारों लोगों की संख्या में बदल गई। छात्र संघर्ष समिति ने जयप्रकाश जी से आंदोलन के बागडोर को संभालने की अपील की और जयप्रकाश जी मझधार में उतर गए। फिर 5 जून 1974 के प्रदर्शन के बाद गांधी मैदान की सभा में जयप्रकाश जी ने लाखों लोगों को संबोधित किया। मेरा मानना है कि आज फिर से जयप्रकाश जी के करीब 45 या 46 साल पुराने उस भाषण को आप सभी लोगों को सुनना चाहिए। जयप्रकाश जी कहते थे कि दलीय परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जयप्रकाश जी ने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के नाम से निर्दलीय संगठन की स्थापना भी की थी। आज भी मुझे लगता है कि निर्दलीय संगठन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जयप्रकाश जी की निर्दलीय व्यवस्था ही बेहतर व्यवस्था है। यह कैसे बेहतर व्यवस्था है, यह क्यों बेहतर है, इस पर अलग से मैं आप सबों से संवाद करूंगा। आप भी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के लोग इस बात को जरूर समझें कि जयप्रकाश जी की निर्दलीय सोच ही सही है। पर यह क्यों सही है, इसका काम कौन, क्या और कैसे होगा, इसके लिए सबको और पूरे समाज को अलग से सभी को मिलकर समझाना होगा। इसलिए मैं इसके लिए अलग से संवाद की बात कह रहा हूँ। अभी के संवाद में मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप सभी जयप्रकाश जी के गांधी मैदान वाले उस भाषण को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यह भाषण संपूर्ण क्रांति के लिए आह्वान है। और इससे आज भी, अभी भी अगर छात्र, किसान, महिला, मजदूर सिर्फ इस भाषण को सुनकर, समझकर, एकजुट होकर काम करें तो जयप्रकाश जी के सपनों का भारत बिल्कुल बन सकता है। यह भारत गरीबों का भारत होगा, यह भारत अमीरों का भारत होगा, यह भारत सभी धर्मों की फुलवारी बनेगा, जहाँ सब सुख और शांति से रह सकेंगे, जैसे सभी स्वर्ग, जन्नत या हेवन में रहते हैं। भारत 3 क्रांतियों का सफल देश रहा है। 1857 की क्रांति जो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर किया था, वह असफल हुई। 1947 की आज़ादी की क्रांति भी असफल रही, क्योंकि देश का गरीब बदहाल है। इसी वजह से 1974 में जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का शंखनाद किया, पर 1974 की क्रांति भी असफल रही। इसलिए भारत में आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, महिला खुद ही नेता बने। इसलिए भारत में आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अब गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, महिला खुद ही नेता बने। निर्दलीय संगठन खड़ा हो और दल बनाना हो तो यही लोग मिलकर दल बनाएं, फिर भारत को स्वर्ग की धरती बनाएं, फिर भारत को स्वर्ग की धरती बनाएं। आइए अब मैं जयप्रकाश जी का पूरा भाषण पढ़ता हूँ। इसके हर शब्द को ध्यान से सुने। जयप्रकाश जी के भाषण के हर शब्द को बिल्कुल ध्यान से सुने। आज का संवाद लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसे यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन। जयप्रकाश जी का भाषण सुनने के लिए इसी विषय पर आधारित भाग 2 जरूर सुने। भाग 2 जरूर सुने। इसी विषय पर आधारित भाग 2 जरूर सुने।